हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखर वर्मा है। आज हम अपने नए लेसन आई हैव एनर्जी के फर्स्ट पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को पढ़ेंगे। फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरैक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। पहले एग्जाम्पल में देखते हैं। पुश और पुल है। अ पर्सन इज ट्राइंग टू ओपन अ डोर। ऑब्जेक्ट पे है, डोर इज़ द ऑब्जेक्ट, रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरैक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हाथ डोर के ऊपर है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और डोर को पुल किया जा रहा है, इसलिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स है और ये फोर्स का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल में अ गर्ल इज़ किकिंग अ फुटबॉल। फुटबॉल और गर्ल के पैर का कांटेक्ट है, पुश है, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, इसलिए यहाँ भी फोर्स है। दोस्तों, फोर्स के साथ जो कॉमन मिथ्स एसोसिएटेड हैं उनके बारे में सबसे पहले देखते हैं। जैसे कहा जाता है कि अ बॉडी एट रेस्ट हैज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जैसे फिज़िक्स की एक बुक रखी हुई है टेबल पे, बट इसमें क्योंकि ये मूव नहीं कर रही है, बोलते हैं कि कोई फोर्स इसके ऊपर एक्टिंग नहीं कर रही है, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है इसके ऊपर। तो हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि हर सिचुएशन में, चाहे बॉडी मूव हो रही हो चाहे बॉडी स्टिल हो, बॉडी पे हमेशा कोई ना कोई फोर्स होती है। ऐसा कभी नहीं होता जब बॉडी पे कोई फोर्स ना हो। जैसा कि इस केस में जो फोर्स फिज़िक्स की बुक को नीचे की तरफ खींच रही है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पूरे अर्थ पे है दोस्तों, जो हम सबको सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींचती है। इस केस में नीचे की तरफ फिज़िक्स की बुक को खींच रही है। उसी की एक ऑपोजिट फोर्स जिसको कि नॉर्मल फोर्स कहते हैं, वो ऊपर की तरफ फिज़िक्स की बुक को खींच रही है। बिकॉज ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, बैलेंस्ड हैं, इसलिए ये बुक मूव नहीं कर रही है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती तो बुक नीचे गिर जाती, और नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होती तो बुक हवा में उड़ जाती। फर्स्ट, अ बॉडी एट रेस्ट हैज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये मिथ है, गलत है। द फोर्स पुशिंग द बुक अपवर्ड इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। द फोर्स पुशिंग द book downward is called gravitational force. Book is stationary because normal force is equal to gravitational force, so the forces balance each other out, resulting in the book being stationary. Second, a moving object comes to rest automatically. हमें लगता है दोस्तों कि जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं तो वो अपने आप रेस्ट पे आ जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमने उतने फोर्स से उसको मारा नहीं है। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि अगर आप किसी बॉडी को हिट करें और वो मूव करना शुरू करे, तो अगर अपोजिट एंड से कोई फोर्स नहीं मिलेगी तो वो हमेशा मूव करती रहेगी। इसलिए अ मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट ऑटोमेटिकली, ये एक मिथ है। व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट, an opposite force of friction also starts acting on the object simultaneously. जैसा कि दोस्तों एक ब्रिक रखी है और इस ब्रिक को एक लड़की राइट की ओर खींच रही है। राइट की ओर मूव पुश करने से जो फोर्स लड़की लगाती है उसे अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स हम लोग देख चुके हैं और दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं इस केस में भी। जैसे ही वो अप्लाइड फोर्स लगाती है उसी समय राइट से एक फ्रिक्शन की फोर्स लगने लगती है। फ्रिक्शन की फोर्स कैसे लगती है? ऐसे लगती है कि ब्रिक और टेबल के बीच में जो कांटेक्ट है उससे एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिससे ऑपोजिट एंड पे एक फोर्स लगती है। तो व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट, एन ऑपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली. This force of friction reduces the impact of applied force, which makes the object to stop. In case there is no force of friction, the object would be continuously in the state of motion, as there will be no force to balance the applied force.
यानी कि अप्लाइड फोर्स लगी है पर राइट की तरफ से लेफ्ट की ओर कोई फोर्स नहीं मिलेगी, तो फोर्स हमेशा अपना काम करती रहेगी और ब्रिक मूव करती रहेगी। बट बिकॉज फ्रिक्शन मिल जाता है इसलिए ब्रिक रुक जाती है। अब एक वेट लिफ्टिंग का एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। द फर्स्ट किड इज एबल टू होल्ड अप द वेट easily while the second kid is facing difficulty. Why? This is because the force acting downwards, that is gravitation, which tries to move the weight down, is less than the force acting upward by the kid in the first image. जो फोर्स अपवर्ड की तरफ किड लगा रहा है वो अप्लाइड फोर्स है, जैसा कि आपको पता है। जो फोर्स डाउन आ रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी आपको पता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे वो अप्लाइड फोर्स से लेस है, इसलिए किड उसको ऊपर की तरफ उठा पा रहा है। नहीं तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती तो वो ऊपर की तरफ उसे उठा नहीं पाता। While in the second case the gravitation force is more than the force exerted upward. Why? अब ये ग्रेविटेशन तो हर जगह सेम है, तो क्यों सेकेंड केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है नीचे की तरफ और फर्स्ट केस में कम है? बट वाई सो? दैट इज़ बिकॉज फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। यानी दोस्तों जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसमें फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो सेकेंड वेट है वो थोड़ा सा हैवी है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वेट। तो बिकॉज ये ज़्यादा हैवी है तो उतने एफर्ट लगाने के बावजूद इस ऑब्जेक्ट पे पहले से ही फोर्स बहुत ज़्यादा है ग्रेविटेशन की, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसलिए जो अप्लाइड फोर्स है वो उसे ऊपर की तरफ खींच नहीं पा रही, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कम हो रही है। फिर से देखते हैं। दैट इज़ बिकॉज फोर्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। As the mass of the weight has increased in the second case, so has the downward force, while the strength of the kid remains the same. If the kid is able to increase his strength by eating vitamins and minerals, जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, he would be able to increase the force exerted in holding the weight upwards. यानी कि वो अपनी applied force बढ़ा पाएगा। And if such force becomes greater than the force acting downwards, he would be able to lift the weight. यानी दोस्तों इस एग्जाम्पल से हम ये समझाना चाह रहे थे कि फोर्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। जब आप नॉर्मली किसी वेट को ऊपर उठा रहे हैं तो इजीली उठ जाता है, पर जब हम उसमें मास बढ़ा देते हैं तो इजीली नहीं उठ पाता है, बिकॉज उस वेट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है वो बढ़ जाती है, बिकॉज जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट की फोर्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। MS धोनी 6, वाई धोनी 6 सेंड्स द बॉल फार्दर दैन द्रविड 6? द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉल इज सेम इन बोथ द केसेस। सेम स्पीड से बॉलर बॉल करता है, बैट्समैन एफर्ट लगाता है, बट द्रविड के केस में बॉल ज़्यादा दूर नहीं जाती, बट धोनी के केस में बहुत दूर जाती है। क्यों? बिकॉज अप्लाइड फोर्स बाय धोनी इज़ ग्रेटर than the applied force by Dravid. So the ball continues to a farther distance because before being stopped by friction or air resistance, as the case may be, or any other applied force. क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी बॉल को धीरे से किक करते हैं या जब हम बैट से धीरे से मारते हैं तो बॉल थोड़ी दूर जाती है, बट जब बहुत ज़ोर से उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो ज़्यादा दूर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल पे हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, पर दूसरी तरफ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और एयर रेजिस्टेंस भी है, जो एयर में ट्रैवल करने की वजह से दूसरी साइड से रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हमें उस एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को बीट करना है, तो हमें अप्लाइड फोर्स जब ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा दूर तक उस फ्रिक्शन को बीट कर पाएगा, इसलिए बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगी। जहाँ अप्लाइड फोर्स कम होगी वहाँ पे फ्रिक्शन को बॉल बीट नहीं कर पाएगी और जल्दी नीचे रुक जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से लगी है, जैसा कि हमने पहले देखा। ओपनिंग द डोर। Why you sometimes find difficulty in opening a tightly closed door while elder sister can open it easily?
ऐसा हमने कई बार देखा है कि डोर जब चोक हो जाता है तो हम नहीं खोल पाते, पर हमारे कोई एल्डर सिस्टर या ब्रदर हो तो वो ईजिली खोल लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज योर सिस्टर हैज़ मोर मास एंड शी कैन एक्सर्ट ग्रेटर फोर्स विथ सेम एफर्ट। यहाँ हमने सेम एफर्ट की बात की है दोस्तों। अगर सेम एफर्ट हम लगाते हैं या हमारे एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर लगाते हैं या हमारे पेरेंट्स लगाते हैं तो वो फिर भी ईजिली खोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मास ज़्यादा है और इसलिए उनके पास फोर्स भी ज़्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। कंचे तो आप सबने खेले होंगे, तो प्लेइंग ग्लास बॉल्स में क्या होता है? वाई व्हेन सम हिट द बॉल इट गोज फार्दर एंड व्हेन अदर्स हिट इट गोज टू अ लेसर डिस्टेंस। सेम रीज़न है, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है उस केस में जहाँ पे कंचे दूर तक जा रहे हैं। अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है तो दूर तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो अपोजिट साइड से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी है उसको ज़्यादा देर तक बीट कर पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या हैं। फोर्सेस दो तरीके की हो सकती हैं, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने से उस पर एग्जर्ट होती हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जो बिना कॉन्टैक्ट में आए ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट होती हैं। फोर्सेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जब कोई फोर्स ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में होगी तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे कि अप्लाइड फोर्स, जैसे हम ब्रिक को मूव करते हैं, बॉल को किक करते हैं तो हमारे पैरों में और बॉल में कांटेक्ट होता है, ब्रिक में और हमारे हाथों में कांटेक्ट होता है, डोर ओपनिंग में हमारे हाथों में और डोर में कांटेक्ट होता है। तो अप्लाइड फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। क्यों? जैसे इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए, ब्रिक टेबल पे क्योंकि मूव कर रही है तो टेबल और ब्रिक के कॉन्टैक्ट की वजह से फ्रिक्शन की फोर्स जनरेट हो रही है, इसलिए ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉर्मल फोर्स, ब्रिक जो नीचे रखी है टेबल, उस ब्रिक पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही है बिकॉज इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है। अगर टेबल और ब्रिक के बीच में डिस्टेंस होता तो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही होती। एयर रेजिस्टेंस, जब बॉल हवा में मूव करती है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस लगता है। एयर रेजिस्टेंस एक ऑपोजिट साइड में फ्रिक्शन की जैसे फोर्स है जो कि जब एयर के कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट आता है तब लगता है, इसलिए इसको भी कांटेक्ट फोर्स में गिनते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब बॉल छत से गिरती है तो बॉल अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी उसको एक फोर्स अर्थ की तरफ खींच लेती है, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो कि बिना कांटेक्ट में आए बॉल को नीचे की तरफ खींचती है। तो फोर्सेस दैट रिजल्ट डिस्पाइट नो कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसके और भी एग्जांपल्स हैं दोस्तों, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा कि दूर से ही खींच लेता है बिना कांटेक्ट में आए हुए, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स के क्या इफेक्ट हैं? बहुत ईजी है। फोर्स कैन सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, सिंपल है। फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर आप अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी तो बॉल थोड़ी दूर मूव करेगी। अगर अप्लाइड फोर्स बहुत ज़्यादा है फ्रिक्शन के कंपैरिजन में, जैसे धोनी का 6, तो बॉल बहुत तेज़ वेलोसिटी से मूव करेगी। फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है, जब उस बॉल को हम कैच कर लेते हैं जो धोनी ने 6 मारा है तो बॉल रुक जाती है, तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि बॉल धोनी की तरफ आती है तो उसका डायरेक्शन बैट्समैन की तरफ होता है, पर जब धोनी उस पर अप्लाइड फोर्स लगाता है तो बॉल का डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास कोई प्लास्टिक की बॉल है तो हम उस पर फोर्स लगा के उसको छोटा कर सकते हैं, तो वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ फोर्स ऑल्सो। फ्री बॉडी डायग्राम, एंड में दोस्तों एक फ्री बॉडी डायग्राम होता है जो कि ये दिखाता है कि किस बॉडी पे कितनी फोर्सेस लगी हैं। इसकी कुछ खासियत होती है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो मैं उतना अच्छा नहीं बना पाया हूँ, आप लोग अच्छा बनाइएगा। A diagram which shows the number of forces acting on an object in a given scenario is called a free body diagram। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, a rightward force
इज अप्लाइड टू अ बॉक्स दिख रहा है, इन ऑर्डर टू मूव इट अक्रॉस द टेबल विथ राइटवर्ड एक्सेलरेशन। यानी एक ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा है, उसको राइटवर्ड अगर मूव करना है, इतनी फोर्स लगाई है, तो वो उस पर कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी और वो कैसी दिखेंगी। तो सबसे पहले फोर्स देखते हैं कौन सी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है। सेकंड, नॉर्मल फोर्स, जो टेबल और ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट की वजह से टेबल ऑब्जेक्ट पे लगा रही है ऊपर की तरफ। यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट बीच में ही खड़ा है, तो ये नॉर्मल फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर हैं, इसलिए ना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो हमें इन दोनों को बराबर बराबर बनाना है। मैंने बराबर बनाने की कोशिश की है पर बना नहीं पाया हूँ ठीक से, तो इन्हें बराबर बनाना है। उसके बाद थर्ड फोर्स, राइटवर्ड अप्लाइड फोर्स, जैसा कि हमने पढ़ा था। और उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने राइट वर्ड अप्लाइड फोर्स को ज़्यादा बड़ा बनाया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, ये डिनोट करने के लिए कि एग्जाम्पल में हमें क्या 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 कहा गया था, राइट वर्ड फोर्सेस अप्लाइड, मतलब बॉडी राइट की तरफ मूव करेगी, और राइट वर्ड अप्लाइड है मतलब कि जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज़ ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए हमने अप्लाइड फोर्स को ज़्यादा बनाया है, तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर है अप्लाइड फोर्स के तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो हमें क्योंकि एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो राइट वर्ड अप्लाइड फोर्स ज़्यादा बड़ा बनेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। एंड में कुछ एक्सरसाइजेस। पहले, ट्रू और फॉल्स। अ बॉडी एट रेस्ट हैज़ वन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ट्रू और फॉल्स। सेकेंड, an object on which an unbalanced force is applied will never stop moving if there is no friction. Unbalanced का मतलब एक ऐसी फोर्स जो बैलेंस में नहीं है किसी फोर्स से। जैसे हमारे रेस्ट वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे से बैलेंस थी, पर अगर कोई ऐसी फोर्स लगाएं जो अनबैलेंस्ड है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट तभी मूव करता है जब फोर्स अनबैलेंस्ड होगी। जैसा कि हमने अभी पिछले वाले केस में भी देखा था, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को राइट मूव कराना था, तो अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो ये फोर्स थी अनबैलेंस्ड। तो सेकेंड, ट्रू और फॉल्स क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑन विच एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड विल नेवर स्टॉप मूविंग इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, ट्रू और फॉल्स। देन फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ डैश फोर्स, आपको बताना है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सेकेंड, अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल एक्सपीरियंसेस डैश फोर्स फ्रॉम बिलो एंड डैश फोर्स फ्रॉम अबव, इसमें आपको फोर्सेस का नाम लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चंस, डिफाइन फोर्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। सेकेंड, ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ बॉक्स एट रेस्ट ऑन अ टेबल। थैंक यू दोस्तों, आज के लेसन में इतना ही।